नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जब हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात करते हैं, दे हैव अ रोल टू प्ले। उनका हमारे सोसाइटी के विकास में, इवन कंट्री के डेवलपमेंट और विकास में भी उनका एक रोल है। जब हम लोग इन जनरल एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो हम लोग रिसर्च या इनोवेशन की बात करते हैं, उनका रोल पॉलिसी डेवलपमेंट में और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने में उनका रोल देखते हैं। उनका रोल हम लोग ये भी देखते हैं कि आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो एजुकेशन करिकुलम उस कॉलेज में है या इंस्टीट्यूट में है वो कितना रेलिवेंस है, और उसके साथ साथ क्या हम लोग जो बच्चे या जो जनरेशन बाहर निकल रही है उस इंस्टीट्यूट से अपनी शिक्षा अर्जित करके उनका ह्यूमन बिहेवियर या एप्टीट्यूड कैसा है। हम इन्हीं सब छोटी छोटी बातों को लेकर के आज का पॉडकास्ट हम लोगों ने डेवलप किया है, और इसके साथ हमारे पॉडकास्ट गेस्ट हैं जीटी लॉग में डॉक्टर हिना जिया। हिना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, और फिर हम लोग अपना जो बातचीत का सिलसिला है वो जारी रखते हैं। आदाब एंड नमस्कार to all the listeners, and thank you so much for having me here. It's a wonderful opportunity to interact with you, and you have been a very long known friend of mine. I am by education I am an architect and urban and rural planner. मैंने अपनी शिक्षा BA की मैंने अर्जित की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, which is a central university. And masters के लिए that's an interesting story. I had applied. I was a GATE scholar, topper in North Zone, and applied and got admission in SP as well as IIT Roorkee. And I checked with because we believed teachers का बहुत बड़ा योगदान होता है हमारे बनने में। तो हम शायद पेरेंट्स की बात नहीं सुने, लेकिन टीचर ने जो कह दिया, एटलीस्ट हमारी जनरेशन ऐसी थी कि टीचर की बात मानी जाती थी। I checked with two of my teachers and they said, नहीं आप रुड़की blindly जाइए, don't go to SP. I said, ठीक है। So that's how I landed up in Roorkee doing my masters in urban and rural planning. और वो एक बड़ी interesting journey रही। उसके पहले तक शायद मुझे एनर्जी फील्ड का पता भी नहीं था, या सस्टेनेबिलिटी फील्ड का एज अ फील्ड पर्टिकुलरली नहीं उतना इल्म था। There were interest, कुछ चीज़ें परेशान करती थी कि आपको लगता था कि ये चीज़ सही नहीं हो रहा है, या हम जिस शहरों से आते हैं, बी टाउन छोटे शहरों से आते हैं, तो हम देखते हैं कूड़े की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, बिल्डिंग्स में आप देखते हैं कि कुछ भी कैसे भी बन रहा है, सबके अपने अपने टेस्ट के हिसाब से, बट देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड वेलबींग की थिंकिंग नहीं होती। ये सवाल तो होते थे, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि क्या करने से हम शायद बेहतर कंट्रीब्यूट कर पाएंगे सोसाइटी के विकास में। सो दैट पर्सपेक्टिव, तो आर्किटेक्चर करने के बाद एक बिल्डिंग स्केल का तो पर्सपेक्टिव मिल गया था, लेकिन वो अर्बन एंड रूरल प्लानिंग के बाद और वो जो पर्सपेक्टिव है वो बड़ा हो गया, स्केल बड़ा हो गया, और सिर्फ शहर तक लिमिटेड नहीं था, क्योंकि रूरल एलिमेंट भी बहुत स्ट्रांगली वहाँ जुड़ा हुआ है रुड़की की पढ़ाई में। तो आपके गांव की क्या जरूरत है, गांव में क्या हो रहा है, और जो गांव आपके शहर के पास हैं उनमें उनका इन्फ्लुएंस जो आ रहा है, तो उनके मुद्दे एकदम अलग होते हैं। आप अर्बन वाला मॉडल एकदम स्ट्रेट अवे रूरल पे नहीं कॉपी कर सकते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग रियली हेल्प मी इन वेयर आई इन टर्म्स ऑफ माय ओपनिंग माय ओन पर्सपेक्टिव। और मुझे याद है कि मास्टर्स में मेरा थीसिस टॉपिक वाज एनर्जी मैनेजमेंट फॉर अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, एंड आई टुक अप लखनऊ एज अ सिटी। अच्छा, वाह। एंड मेरी सारी इंटरनल और एक्सटर्नल जूरीज में मेरी सबसे लॉन्गेस्ट जूरी होती थी, और मुझे शुरू करना पड़ता था कि एनर्जी मैनेजमेंट, सो दे वर ऑलवेज स्टक। सो दिस इज नाउ सच अ मेन स्ट्रीम टॉपिक, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब मैं 2000 अर्ली 2000s की बात कर रही हूँ, तो दिस वाज अ वेरी ह्यूज struggle for me to explain everybody energy management 2000, and that too not just at a building scale, मतलब at a city level, तो आपको सारे sectors को देखना है, and considering all kinds, not just electricity but all kinds of fuels. Very nice. So वो बड़ा interesting रहा था। उस टॉपिक की वजह से आई थिंक आई केम फुल फ्लेजेड इनटू सस्टेनेबिलिटी फील्ड। आई वाज वेरी क्लियर कि मुझे ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं करनी है, एंड आई हैड ओनली अप्लाइड इन टेरी।
Although I got 2 offers from the state government that time, but I didn't join. So then I joined TERI, and that was a huge. It really impacted me in so many ways. TERI as an institute itself is a huge learning platform. Right. Even mentorship from my peers like Millie Majumdar and so many other colleagues from other division, and I was fortunate to work under Dr. Pachauri also on several projects. Right. So yeah, that those were my early formative years in terms of building my own career. So working in TERI means you were in the consulting field. From consulting to academia, how did you switch it? That's another very interesting story. It didn't happen by choice. So I was always fascinated by academia, but I knew that academia needs a lot of perseverance, a lot of patience, and then you also had that gut feeling ना कि अभी तो इतना आता ही नहीं है, हम कैसे सिखा पाएंगे, पहले सीख लें फिर सिखाएंगे, पहले सीख लें. तो TERI I worked for about 10 years, and then 2016 I moved to GBCI. And हालांकि since my marriage, my in-laws were really, because there were a lot of travel, and I had a kid, and I am married in a joint family. So being the eldest one, a lot of responsibilities are also there, although they are very, very supportive. But एक वो प्रेशर था कि बच्ची बड़ी हो रही है, so she needs more time, especially mother का time ज़्यादा चाहिए, and तो ये प्रेशर था, but I was keeping it away कि नहीं, and my own apprehensions were also there कि मैं और सीख लूँ और समझ लूँ. And then it just happened by accident that one of my seniors, he kind of forced me. There was a vacancy, and he forced me, please आप भर दीजिए. मैंने कहा मुझे अभी नहीं. At this juncture, I'm not even thinking of going full time in academia. So I'm more into consultancy. अभी मैं प्रोफेसर बनने के मूड में नहीं हूँ. Precisely. So I think 90% of the credit goes to him, because he literally forced me. He was after my life. मैं आपके घर आ जाता हूँ, मैं आपके कार. And that time I was ट्रैवलिंग एकदम बैक टू बैक मेरा ट्रैवल चल रहा था. तो कहीं भी मैं मीटिंग में भी बैठी, फोन आ गया उनका, कॉल आ गया, मैम आपने भरा नहीं, लास्ट डेट आ गई, आप मुझे बता दीजिए, मैं घर जाके आपके कागज निकाल के मैं ही भर देता हूँ. So I was kind of compelled to fill the form. Wow. And I just happened to be in the interview. There were many seniors, but very, very, very distinguished people who had come for the interview. But I think I have blessings of many good people in my life that I was fortunate to get selected. Very nice. So that was the intent. Halaki TERI mein, when we were there, so a lot of us were also into teaching at TERI University as an additional responsibility, especially those who were having PhDs. So in that sense, yes, partly I was partly in academic role, but full-fledged तब तक मैंने सोचा नहीं था. And then joining Jamia Millia Islamia, which is बहुत कम लोगों को शायद उतना पता नहीं होगा, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया शायद आपको भी नहीं मालूम हो. It's a national university. It's a central university which has played a very immense role in the national struggle for freedom. It's 100+ year old university. और उसकी बुनियाद ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ थी कि हम आपके एजुकेशन सिस्टम का विरोध कर रहे हैं. All the founding fathers and including Mahatma Gandhi ji had a big role in establishing and running Jamia Millia Islamia. So that itself is very, very inspiring. Very nice. Very inspiring. It's a new information for me also. बहुत लोगों को नहीं पता है. तो वो चाहे अली ब्रदर्स हों, जाकिर हुसैन साहब was the vice chancellor for the longest time. Even Jamia Millia Islamia में एक again, since many people are not aware of, तो एक नई तालीम जो नया एजुकेशन सिस्टम जैसे मैंने कहा ना, तो एजुकेशन सिस्टम जिसकी अब NEP बात कर रहा है कि मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए, स्किल सेट्स होने चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, आपको सब आना चाहिए ताकि आप एम्प्लॉयमेंट भी सोसाइटी में जनरेट कर सकें.
all of those basic principles were there as part of the education new. तो वो बड़ा जामिया में आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल द ऑडियंसेस कि जो भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या प्लीज कम टू जामिया. जामिया मिल्लिया इस्लामिया हैज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्काइव्स. वो आर्काइव्स में आप पढ़ेंगे ना तो वो हमारे इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स का या इवन एजुकेशन सिस्टम्स का बड़ा इंटरेस्टिंग है. जो दिस वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन वाज नॉट नोन टू मी प्रायर टू ज्वाइनिंग जामिया. आप जब जाते हो तो आपको लगता है कि यार आप दिल्ली में रह रहे थे, आपको पता ही नहीं था. यू सिटिंग ऑन सच wealth of information. So knowing your history and past is extremely important. कि ये जो हमें फ्रीडम मिला है बहुत हार्ड अर्नड है, बहुत मुश्किल से मिला है. इसको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए. Each one of us need to participate in this and just take this country to newer heights. Perfect. We have Very given nice. so much. हाँ, और बहुत पुरानी हिस्ट्री है हम लोग की. नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि आई ऑल्सो इको इन द सेम, और हम सब लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे. आई थिंक विल बी हैप्पी टू बी विजिटिंग देयर. आपने तालीम और एजुकेशन करिकुलम की बात की. यू ऑल्सो मेंशन देयर लॉट ऑफ न्यू थिंग्स देयर इन द यूनिवर्सिटी. बाई एंड लार्ज पूरी जो फैटर्निटी है आर्किटेक्चर डिज़ाइन या डिज़ाइन प्रोफेशनल्स की फैटर्निटी पॉइंट ऑफ से बात करते हैं कि जो करिकुलम में इनोवेशन चाहिए, जो कि बेसिकली आज की डिमांड है. आज बहुत सारे जो एक तो पूरा एज ए सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, चाहे वो अर्बन लेवल पे हो, चाहे वो बिल्डिंग लेवल पे हो, या जो सस्टेनेबिलिटी इंटीग्रेशन है वो भी. तो बहुत सारी नई चीज़ें भी आ रही हैं और ओवरऑल जो मार्केट है वो भी ग्रो कर रहा है. इसका मतलब है जो लोग वहाँ से तालीम लेकर के निकल रहे हैं वहाँ पे इस तरह की इनोवेटिव अप्रोच या जो नई एजुकेशन है या जो नया नॉलेज है या न्यू नॉलेज है वो भी उस हिस्सा हो उस एजुकेशन करिकुलम का. तो पहले तो ये जानना चाहते हैं कि क्या क्या नई चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे कर रहे हैं एजुकेशन करिकुलम को. और दूसरा है कि एजुकेशन करिकुलम को आज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिलेवेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें और कर सकते हैं, क्योंकि इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो हर जगह है. वो परफेक्ट एजुकेशन है ऐसा तो नहीं हो सकता. हाँ बिल्कुल. बड़ा अच्छा सवाल किया है, बड़ा चैलेंजिंग सवाल भी है. बिकॉज यस, इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड इवन फॉर दैट मैटर स्कूलिंग सिस्टम, नीचे से ऊपर तक सबको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है. और बिल्ट एनवायरनमेंट और डिज़ाइन की जो आप बात कर रहे हैं या प्लानिंग की बात कर रहे हैं, इसमें बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑन द फील्ड. तो बुनियाद जैसी होगी वैसा ही हमारा आगे का कल बनेगा, है ना, या ऊपर की इमारत बनेगी. तो एज पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल फ्रेटर्निटी मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कर लिया है हमने और जो करना चाहते थे. इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, बट आई विल टेल अ कपल ऑफ एग्जांपल्स एज पार्ट ऑफ what changes we have attempted to made, and some things have got implemented well, something not up to the mark. तो जैसे कि एक lead lab we started way back in 2019 as part of the elective, and it's very popular among though it's an elective but very popular among the students. We also introduced urban agriculture as a separate elective. We have introduced life cycle analysis of buildings as part of improving, focusing on the sustainability. इसके अलावा जो climate change से related aspects हैं, है ना, that awareness of building professionals, of architects and engineers to the changing times is not there. तो उसको हमने so Council of Architecture recently last year they made a committee, small committee, and very esteemed people are there in that committee, and we were able to make certain changes in the curriculum itself, what we have proposed. So that notification is now done, and what we have done as part of the curriculum is on lines of what IPCC tells us. So एक तो science of climate change, you have to give the basics, fundamentals. Then what are the impacts of climate change, especially from focusing on the built environment part. Then how do you mitigate and adapt, and the resilience part. तो ये चीज को इंटीग्रेट करके कुछ सब्जेक्ट स्टैंड अलोन आ रहे हैं, कुछ हमारे डिजाइन स्टूडियोज के पेडागोजी में ही चेंजेस आ रहे हैं. So this is all is now there now, even slowly, not just our college but our architecture school, but
all around is going to make those changes. All of us have been given a time of 2 years, but work in progress सब जगह चल रहा है. Even at us, even without a formal change per se in the curriculum, हम लोग क्या कर रहे हैं कि जब डिजाइन ब्रीफ देते हैं तो नेट जीरो अप्रोच से ग्रुप हाउसिंग करनी है, तो हमने डिजाइन ब्रीफ में ही डाल दिया है सम ऑफ दीज अर्जेंट इश्यूज लाइक नेट जीरो है या स्लम रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसमें भी लेकिन ट्वीकिंग इन एज पर द करंट रिक्वायरमेंट्स विच वी सी एंड ऑब्जर्व इन द मार्केट, वो करने की कोशिश है. इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस, अच्छा स्कोप बहुत कुछ है करने का. लैब्स उतनी फर्निश नहीं है, यू वांट टू हैव मोर सिमुलेशन, तो बट वो ठीक है, दीज आर स्मॉलर, देयर आर सर्टेन इश्यूज व्हिच आर स्मॉलर व्हिच वी आर एबल टू नेविगेट. एंड स्टूडेंट्स भी बहुत दे जस्ट नीड मोटिवेशन. द यंगर लॉट इज वेरी वेरी मोटिवेटेड. आपको बस थोड़ा सा डायरेक्शन देने की जरूरत है और वो भाग पड़ते हैं, मतलब दे आर ऑन देयर, कर लेते हैं. The other big aspect of university system or bigger institutions like IITs or SPs is, so this is the part of the formal education. There's another world called non-formal education. This is which is different from informal education. Informal जैसे skills related. हाँ, तो non-formal में क्या है कि आप pedagogy के अलावा भी कैसे बच्चों को ट्रेन कर सकते हैं, है ना. तो यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में या आईआईटीज में या बड़े कैंपसेस में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं. सी फॉर एग्जांपल नाउ इंक्रीजिंगली यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस आर अडॉप्टिंग सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी. अब सस्टेनेबिलिटी पॉलिसी की ड्राफ्टिंग से लेके आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट लेवल पे, और उसमें आप स्टूडेंट्स को कैसे इंगेज कर सकते हैं एज वॉलंटियर्स, एज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन. जैसे आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी के स्टूडेंट्स को हमने बोल दिया कि आप फला डिपार्टमेंट जस्ट डू गो एंड प्रिलिमिनरी ऑडिट करके आप सारे डिपार्टमेंट्स का आ जाइए कि so that we know that where is the current scope for status, improvement, yeah. what is the current As is status. case, yeah. Yes, so this is not per se, they may not be in the formal curriculum pedagogy part, but non-formal का मैंने जो देखा है कि उससे बच्चों की ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है. दे नो, या इवन यूजर बिहेवियर, इंटरैक्शन, वी गिव देम फॉर्म्स कि आप फॉर्म इस लाइन पे डेवलप करके इंटरैक्ट, कि आपका परसेप्शन है कि यूजर बिहेवियर आपको समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये पसंद आएगा यूजर को, या ये अच्छा लग रहा है, चाहे वो लैंडस्केपिंग का एलिमेंट्स हो या आपने कुछ बिल्ट एनवायरनमेंट में जो भी किया हो या आपका डिजाइन है. जब एक्चुअल आके जाके आप यूजर बिहेवियर से समझते हैं, आप यू सी अ ड्रास्टिक चेंज. समटाइम्स जो आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी है, एज एन आर्किटेक्ट यू हैव गिवन अ स्ट्रेटजी दैट मे बी very much disliked by the user. So these kind of so all of this come as part of the non-formal education. Even, and here I would like to, even that I recall, as part of the BArch second year, and that credit is not to me, my colleagues in architecture. So they do a public interest design exercise as part of the second year. The public interest design में हम छोटे प्रोजेक्ट बट लाइव, मतलब हम वी आइडेंटिफाई अ चैलेंज इन द एक्चुअल प्रोजेक्ट्स, और हम पब्लिक से इंटरैक्ट, यानी कि यूजर से इंटरैक्ट करके उन्हीं के साथ हम उसको प्रपोज भी करते हैं, बनाते हैं और फिर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और उनका उसमें पार्टिसिपेशन भी होता है. तो उसका जो फीडबैक होता है वो इतना अच्छा आता है, दैट्स अ होल चेंज इन द लर्निंग पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर द फैकल्टी. So these are some of the examples. So this is at the undergrad level. Postgrad level पे maybe I can quote one example from say my own department of planning perspective. तो जैसे कि हमने अभी recently एक semester studio में हमने एक live project किया where we did, instead of the conventional master plan preparation, we took an exercise on risk informed master plan for a small town in Pampa Basin. It's a municipality essentially in Alapura district in Kerala. That gave us very very different insights. तो यूजुअल प्रोसेस में तो हमने बस जो एक होता है रन ऑफ द मिल की आपने देख लिया, कहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, कहाँ फ्यूचर डेवलपमेंट आना चाहिए, कहाँ डेंसिटीज बढ़ाएंगे, कहाँ रेसिडेंसेस आएंगे, कहाँ कमर्शियल आएगा, मिक्स यूज कहीं आ सकता है, नहीं आ सकता. उसमें हमने ओवरले किया
climate change models को and we identified. तो जो अभी existing critical infrastructure like municipality के offices, fire station, police station, all the main commercial hubs जो उस municipality में जो current location है, that's the most vulnerable location from flooding perspective. तो यानी कि अब हमें उसको decongest करके हमें इनको कहीं और ले जाना है. ये आपका रूटीन पर्सपेक्टिव से नहीं मिल पाता. तो फोकस हमारा ज्यादा ये रहता है कि हम लाइव प्रोजेक्ट्स या लाइव समस्याओं को देखते हुए, चाहे वो आर्किटेक्चर की हो या डिजाइन की हो या प्लानिंग लेवल पे, सो वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड पिक अप इश्यूज एंड चैलेंजेस व्हिच आर वेरी मच लाइव एंड देन अटेम्प्ट टू. परफेक्ट. तो मेरे दो क्वेश्चन हैं यहाँ पे. एक पहला क्वेश्चन मुझे लगता है कि शायद इसी की कंटिन्यूएशन में है कि most of the cases when we as a practitioner maybe I think when we see here the cases in India versus maybe I think maybe other developed countries, तो हमें वो बिल्कुल awe moment से फील होते हैं और हमें लगता है कि they are much better. और हमारे यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो शायद not that we have the criticize correct कि हम हर चीज को बुरा ही कहते हैं. देयर आर लॉट ऑफ गुड थिंग्स आल्सो, बट इन जनरल वी सी लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स हियर इन टर्म्स ऑफ अर्बन प्लानिंग, इन टर्म्स ऑफ एज यू योरसेल्फ मेंशन कि वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको अब शायद शिफ्ट करना है. एंड एक ऑपरेशनल लेवल पे एक आप देखिए पार्ट को बिल्डिंग में ही अगर कोई ऑपरेशनल हो उसको ही सही करना हो तो सबसे बड़ा चैलेंज है. अब एक सिटी के एक पर्टिकुलर पार्ट को अगर आपको शिफ्ट करना है बिकॉज ऑफ द रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी के अंतर्गत, तो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है वो. इट इज नॉट इजी और बहुत सारी एनर्जी और एफर्ट शायद हमें वो रेक्टिफाई या रेट्रोफिट करने में चले जाएंगे. बट इस तरह की एग्जाम्पल्स बहुत हैं. तो वो हमारे यहाँ पे अर्बन प्लानिंग की जो मे बी सेंसिटिविटी जो पहले रिक्वायरमेंट थी वो नहीं थी इसलिए था, या अब ज्यादा सेंसिटिव हैं इसलिए ज्यादा है? आई थिंक आई विल गिव एन एनालॉजी. जैसे कोर बिल्डिंग सेक्टर है ना, तो व्हेन यू स्टार्टेड योर करियर तो सस्टेनेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी, रेटिंग सिस्टम्स वर नॉट पॉपुलर. आई मीन देयर वाज हार्डली एनी acceptance in the not just in the national fraternity but globally, but over the last it was a new concept. 2 decades we have come to a stage where we know formal language में concept new है, लेकिन अगर we go back to the past, anywhere in the world it was very much part and parcel of the traditional way of building, which was based on the principles what works, what doesn't work, local materials, local skill sets, it should respond to the climate. तो वो एनालॉजी अगर मैं दूं तो ठीक है. प्लानिंग एज अ स्ट्रीम इटसेल्फ इज न्यू. इट्स जस्ट इट इज नॉट अ वेरी एंशिएंट काइंड ऑफ अ स्ट्रीम. तो एवरीबडी लाइक इन बिल्डिंग सेक्टर चैलेंजेस ये पता ही नहीं थे कि क्लाइमेट एक्सट्रीम्स और ये हो रहा है और इसका रीजन ये हो सकता है. और सो नाउ वी आर एज global fraternity, as we are more awakening to the science of climate change and the responses which is required from mitigation and adaptation perspective. क्योंकि ये तो हो रहा है. अब आपकी गर्मी भी बहुत इंटेंस पड़ रही है. There are days when every city, every town in India is facing water stress days. आपके जहाँ टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस हैं, शिमला सिंह की अपने पीक सीजन में कह रहे हैं मत आइए, पानी नहीं है ना, जबकि उनकी सारी इकोनॉमी टूरिज्म पे डिपेंड करती है. या बैंगलोर का एग्जांपल ले लिए. बैंगलोर मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ लेक्स. लेक्स डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, या लेक्स जो हैं भी वो हमने बिल्डिंग्स बना दी हैं. तो अब उसमें मैं आर्किटेक्ट की तो गलती नहीं कहूंगी, बट इट्स अ कोलैबोरेटिव. आर्किटेक्ट को तो डेवलपर ने कहा या क्लाइंट ने कहा. सो बट एज पार्ट ऑफ द लार्जर सोसाइटी आई थिंक it's more to do with the governance system. Third tier पे हमने governance को freedom तो दी है, and but you'll be surprised to know that of the 18 functions which are devolved to, say, for urban local bodies, barely 4 to 6 has been devolved. State keeps the control. जो state के functions है उसमें center चाहती है अपना control. So nobody wants to let go of the control. तो
बहुत सारी इन समस्याओं का हल गवर्नेंस पे भी है। जैसे कि आपने देखा होगा ग्रीन बिल्डिंग सेक्टर में भी कि जिन म्यूनिसिपैलिटीज ने इंसेंटिवाइज किया मे बी इन टर्म्स ऑफ FAR और डेवलपमेंट चार्जेस, तो वहां पे रिस्पॉन्स यानी कि डिमांड ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स compared to some city which is not giving any such incentive or quick clearance, कुछ नहीं दे रहे हैं. So this makes a lot of difference. So governance, public policy, and then actual implementation, industry. So all of these put together have to play a lot of role. Okay. And in all of this, I think education also plays a very important role. कि not just in the field of architecture, but across all disciplines. एक तो silos में हमें discipline को करना बंद कर पड़ेगा, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का भी एफर्ट्स है, राइट फ्रॉम स्कूल एजुकेशन की. दे आर फोकसिंग मोर ऑन मल्टीडिसिप्लिनैरिटी, व्हिच इज इजियर सेड देन डन. सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सब अपने कोकून में रहना चाहते हैं. तो हाउ डू यू सो both in the education sector as well as the overarching thing, I think this needs to be more integrated. हम integrated और integrative process की बहुत बात करते हैं green building sector में. तो that needs to be dealt with at all scales, I would say. Okay, perfectly fine. So I think I'll take this pointers later. Before maybe I think I'll come to the second point of mine. So maybe I think when we look at the educational curriculum, we really need to look at maybe I think from the innovation perspective. We really need to look at from the sustainability perspective. And when I mention sustainability, not I'm talking about the buildings rating, but I'm talking about the business. बहुत जो भी हम लोग एजुकेशन करिकुलम में पढ़ाते हैं, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो मटेरियल्स हो, चाहे वो मे बी ह्यूमन बिहेवियर हो, क्लाइमेटोलॉजी हो, सर्विसेज हों, बट हम लोग बिजनेस कंपोनेंट नहीं सिखाते हैं कि हाउ द आर्किटेक्ट हु इज सपोज टू बी द maybe the professional who is giving the service or providing the service to a lot of customers, how they have to survive. Second, innovation. अगर हमें एक जैसे इंस्टीट्यूट लाइक योर्स और इवन अदर बिगर एंड बेटर इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे इंजीनियरिंग कंपोनेंट भी साथ में है, वी डू नॉट रियली सी कि आर्किटेक्चर करिकुलम में या इंसिडेंट्स में ऐसा कुछ इनोवेटिव डिज़ाइन या इनोवेशन का भी वो हम उसको पुश करते हैं. कोई भी मटेरियल को लेकर के कोई एक्साइटमेंट नहीं है. एक्साइटमेंट है कि हाँ वो मटेरियल कैसा बिहेव करेगा, बट पीपल डू नॉट गेट इनटू द मटेरियल क्रिएशन कि हम नया पेंट खुद ही बनाएंगे या मेटलर्जी में घुस जाएंगे. आई थिंक दैट इज वेयर वी सी कि वो शायद मिसिंग है. मतलब अगर हम एक बड़े इंस्टीट्यूट का हिस्सा हैं, इसका मतलब उसमें मेटलर्जी है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सभी तरीके के डिपार्टमेंट्स हैं. एंड वी नीड टू हैव द इंटीग्रेशन ऑफ द मे बी ऑफ वन डिपार्टमेंट टू अदर्स, ताकि जो स्टूडेंट एजुकेशन है वो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव हो सके. वो चीज़ मिसिंग लगती है मुझे पर्सनली. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड आई थिंक यू हैव हिट द आपने बहुत आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच is need of the hour and had been missing in certain sense in the traditional forms of our secondary and higher education systems in some sense. So I'm just answering your innovation part first and then I'll try to business wala main phir us pe aungi. So from the larger scale to the next level. So innovation wala part is something which requires एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट जैसे आपने सही कहा कि उसको लग रहा है कि ये एक नया मटेरियल बन सकता है विच कैन रिस्पॉन्ड टू सर्टेन मे बी बेटर रिस्पॉन्स इन टर्म्स ऑफ मे बी बाय एडिशन ऑफ सर्टेन नैनो मटेरियल्स. इट माइट रिस्पॉन्ड, गिव अ कोटिंग विच इज मोर रिफ्लेक्टिव and will improve in terms of thermal comfort and at the same time it might be very low cost also. लेकिन मैं कैसे कहाँ टेस्ट करूँ, क्या करूँ? तो the central government has given a lot of focus, especially on universities, to have these innovation hubs, जिनका काम सिर्फ ये है कि किसी भी across different disciplines. So this is also to promote startups, give them certain facilities and infrastructure so that they can experiment with ideas. Okay. है ना? तो वो जो आप
आपने बिल्कुल कहा कि वो instead of ideating and experimenting on ideas in silos, because many of these ideas require that you need help from, say, metallurgy, you need help from material sciences, you need help from mechanical engineer, you also need help from, say, someone from psychology or कॉलेज में रहते रहते आराम से कर सकते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, and that's the best place. इससे अच्छा कोई आपको इंक्यूबेशन के लिए माहौल नहीं मिलेगा. बिल्कुल. तो वो एक उस पे इनोवेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी फोकस किया है. नाउ आई एम सीइंग इंक्लूडिंग माय ओन यूनिवर्सिटी has this center for innovation which is just acting as a hub. Many startups by students have registered and they are in that stage of where they can move to the next scale. तो वो एक ecosystem is now being very much promoted by the central government and which has very rightly been taken up by the universities, but this needs to be scaled up by across all national and state universities. So this is still work in progress, but it is a very much required thing to be done. Also, now from the ministry itself, there is also a focus on stronger industry linkages. So now it's kind of becomes mandatory for all state and national universities that हमें प्रूफ भी दिखाना पड़ता है कि हमने किस किस इंडस्ट्री को इनवाइट किया, हम क्या उनके साथ कर रहे हैं. तो वो एंगेजमेंट विद द इंडस्ट्री इज ऑल्सो बीइंग वेरी स्ट्रांगली पुश्ड बाय द मिनिस्ट्री, है ना. तो वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये एकेडमिया इंडस्ट्री को साथ आना पड़ेगा, तभी हम नया इनोवेशन कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं एज पर आवर ओन कॉन्टेक्स्ट एंड नीड्स. Going back to the first question on business, that is something which is now increasingly being recognized, but I would again say कि in the pedagogy जितना focus देना चाहिए, this is yes, from case to case, the recognition and importance of giving adequate skill sets of business sense and the communication skill set attached to it required. तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड ये चीज रिकॉग्नाइज हो रही है. इसके लिए यूनिवर्सिटी सिस्टम में थोड़ा आसान हो जाता है एग्जीक्यूट करना कि आपने कुछ कोर्सेज के लिए या शॉर्ट टर्म प्लेसमेंट सेल्स करा रहा है कि बिजनेस प्रपोजल्स कैसे लिखे जाते हैं, इकोनॉमिक्स कैसे होगी. लेकिन हाँ, कोर उसमें भी हमने व्हाट वी अटेम्प्ट टू आफ्टर रियलाइजिंग दिस, वी चेंज द फैकल्टी इटसेल्फ, कम बी स्ट्रेट अवे गेटिंग फ्रॉम से मैनेजमेंट स्कूल, है ना, ताकि वो बहुत सारी प्रैक्टिकल रियलिटीज ऑफ बिजनेस समझ तो आए हमारे बच्चों को. उनके बाकी स्किल सेट तो आते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि हम इसको आगे हाउ डू वी पिच, हमें अपना ऑफिस स्टार्ट करना है. तो वो सारी चीज उनको पता नहीं होती है. देन दे स्ट्रगल फॉर अ व्हाइल, व्हिच यू राइटली मेंशन कि हमको पहले ही फॉर्मेटिव ईयर्स में सिखा देना चाहिए. वो बहुत जरूरी है एक्चुअली, एंड नॉट जस्ट फॉर आर्किटेक्चर, आई थिंक इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी स्ट्रीम. बिल्कुल एवरीवेयर, एवरी स्ट्रीम बताना बहुत जरूरी है. जैसे हमारे यहाँ पे मतलब इन ग्रीन ट्री लॉट ऑफ मे बी फॉरेन स्टूडेंट्स दे कम एंड फॉर द इंटर्नशिप, और वी ऑल्सो गेट टू नो कि मतलब पूरी इंटर्नशिप, लॉजिंग, एवरीथिंग इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, बाय द इंस्टीट्यूट. और उससे एक ही चीज मतलब अपार्ट फ्रॉम सर्टेनली व्हाट दे लर्न इन द इंडियन मार्केट, चाहे वो डिजाइन पर्सपेक्टिव हो, सब चीजें, बट उसके अलावा जो एक्सपोजर मिलता है, हाउ टू मे बी आई थिंक सस्टेन इंडिपेंडेंटली, ये भी तो स्किल है. एब्सोल्युटली. और वो स्किल अगर डेवलप नहीं होगी तो वो कब डेवलप होगी फिर वो. तो वो जो इंडिपेंडेंट नेचर है या जो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है फॉर अ प्रोफेशनल इन देयर फॉर्मेटिव ईयर्स, ये बहुत जरूरी है उनको इंडिपेंडेंट बनाना. धीरे धीरे करके उनको, हमारे यहाँ पे मतलब एजुकेशन करिकुलम भी इतना रिजिड है कि आपको ये करना है, उसका इतनी परसेंटेज अटेंडेंस चाहिए, सब चाहिए. मतलब you have to give this leeway. Flexibility has to be brought in. Otherwise, maybe I think very few people who have that courage to maybe I think drop the courses and start something their own. मतलब उनका जो रिस्क है that is multifold. Yes. तो मतलब वो उसका हिस्सा होना चाहिए already. Someone who has shown the risk, उसको मुझे लगता है कि सेलिब्रेट करना चाहिए rather than उसको पनिशमेंट की चांसेस उसको बढ़ा देने चाहिए. हाँ, लेकिन in certain sense
NEP attempts to solve it through multiple entry-exit format, Okay. which is again work in progress. की मान लीजिए मैंने 2 साल किया आर्किटेक्चर में, फिर मैंने ड्रॉप कर दिया, मतलब so my credits get मतलब they are there in my academic bank. This is work in architecture के लिए, because we are waiting for the council. The draft had come, but then we're still waiting for the final thing. And उसके बाद ही हमारा कि 5+2 होगा या 4+, like all the bachelor's program. तो but apart from architecture में सिर्फ draft आया हुआ है, इसलिए we are waiting, everybody is waiting. But across the entire education sector, this is very much now being attempted, कि जिसमें multiple entry exit है. जैसे मुझे लग रहा है कि मैंने 2 साल के बाद मुझे लगा कि I need to start a business, maybe because of my family compulsions or my own interest की नहीं, इतना मुझे आता है, let me take the risk, है ना. And some fire is burning in me, immediately I don't have that patience कि मैं 4 साल वेट करने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी. तो मेरे उतने दिन तक ऐसा नहीं है, वो 2 साल के एंड पे भी मुझे एक certain level of degree मिलेगी, which might be called as not a complete बैचलर्स, डिपेंडिंग ऑन लेवल. तो वो भी हमारे NEP में डिफाइंड है कि 1 साल के बाद क्या होगा, 2 साल के बाद क्या होगा, 3 साल के बाद क्या होगा, 4 साल आप पूरा कर लेते हैं तो विद ऑनर्स मिल सकता है. मतलब दैट नॉमेनक्लेचर इज ऑल्सो देयर. आप 2 साल के बाद आपने बिजनेस स्टार्ट किया, अपना जो भी काम शुरू किया, 5 साल के बाद आपको लगता है यू वांट टू कम बैक एंड कंप्लीट, कि मैं उसको और आगे करके इस लेवल तक ले जाऊं, तो आपके बैंक में वो क्रेडिट्स पड़े हुए हैं. यू जस्ट हैव टू फिनिश, टेक दोज मोर क्रेडिट्स. Now this is the idea. This is again start हो गया है, ABCID बन गए हैं, हमारे सारे बैचलर्स प्रोग्राम 3 years की बजाय 4 years के हो गए हैं. All of that is happening, बट थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसका रिजल्ट आने में हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए देखने के लिए, टू सी द इम्पैक्ट, है ना. हम एविडेंसेस भी देखना चाहते हैं ना कि कैसा आ रहा है, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, वो अभी थोड़ा सा समय है. द अदर थिंग इज, आपने कहा बहुत अच्छी बात, हालांकि स्ट्रेट आई जस्ट वांट टू पिक फ्रॉम योर कॉन्वर्सेशन दैट कि आपके यहाँ ट्रेनीज जैसे आते हैं, बाहर से आते हैं, दे आर ऑल फंडेड. आई तो बताए इंस्टीट्यूट से भी फंडेड है, तो शायद वहाँ की सरकार ही फंड कर रही होगी. सो just want to highlight, and that's a pain point which is being highlighted multiple times, that in the education, the overall budget allocation as part of the GDP for the education sector is very low, one of the lowest, even when we compare with the developing economies. That needs to be increased. क्योंकि अब बहुत सारी ये जैसे चीज़ें हैं, उसको सस्टेन करने के लिए या तो आप फीस बहुत बढ़ाइए, तब आप शायद सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में पहुंचेंगे या पार्टली सस्टेनेबल मॉडल में पहुंचेंगे. नहीं तो फिर वो एलोकेशन होना चाहिए, कहीं से फंड आना चाहिए. तो फिर सवाल उठता है कि हमारे जैसे देश में जहाँ पे एक बहुत बड़ा तबका भी उसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, इफ यू लुक एट द इकोनॉमिक्स पार्ट, वो पढ़ाई कहाँ करेंगे, उनकी एस्पिरेशन नहीं है. तो इसलिए आई थिंक मोर एलोकेशन in terms of overarching for the entire education sector as part of the GDP. Say US and countries like even China, they spend quite a lot as part of the percentage. Even developed economies, आप कोई भी उठा के देख लीजिए, उनका आप सिर्फ sector allocation by the government for education sector is very high as part of the GDP. तो वो हमें करने की जरूरत है. And for these people who come from, students come from lower middle income group or EWS or poor, they are, because I'm also telling from my own experiences while living in the university. वो मुझे शायद रुड़की में नहीं देखने को मिला था, उतना एक्सपोजर नहीं था. लेकिन यहाँ पे जैसे इवन इन BArch I've seen students, रिक्शा पुलर हैं या मेड के बच्चे हैं, उनके लिए वो छोटी सी, ऑल्दो हमारी फीस कम है बहुत रिलेटिवली, इवन कंपेयर टू सरकारी कॉलेजेस, वो भी देने में और हॉस्टल का कॉस्ट बेयर करने में उनके पास नहीं है. सो वी पूल आवर फंड्स, फैकल्टी अपनी तरफ से दे देती हैं, कर देती हैं, या कुछ स्कॉलरशिप्स हैं. बट स्कॉलरशिप्स के लिए भी ना, स्कॉलरशिप्स कम हैं और लेने वाले लोगों की लाइन बहुत लंबी है. सो देन यू गेट टू रियलाइज द रियल पार्ट ऑफ द सोसाइटी की बहुत सारे लोग हैं जिनको
जरूरत है, एंड दीज आर लाइक मेनी ऑफ देम आर लाइक फर्स्ट लर्नर्स इन देयर फैमिली, तो उनको सपोर्ट की जरूरत है। स्कीम्स होती भी हैं तो कई बार उनको पता नहीं होता है, तो वो बाय द टाइम अप्लाई करते हैं, आप ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। आई हैव सीन पीपल गोइंग बैक कि नहीं कुछ नहीं हो पाया, वो बेचारे घर चले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हम दिल्ली में बैठ के मुझे ऐसा लगता है, मेरे पर्सनल अपने कमेंट है, पीपल नॉट शुड नॉट टेक इट अदरवाइज, कि हम दिल्ली में बैठ के ना हमें लगता है पूरा हिंदुस्तान ऐसे ही है। नहीं, बिल्कुल बहुत डाइवर्सिटी। हालांकि दिल्ली में भी बहुत सारे, दिल्ली में भी एक तरह से बहुत सारी डाइवर्सिटी है, और दिल्ली में भी आपको हिंदुस्तान की झलक, आप यू गो टू एनी अर्बन विलेज, यू गो टू एनी लालडोरा प्लेस, यू गो टू फ्रिंजेस, यू गो टू स्लम्स, and you go to Lutyens Delhi, so or any planned colony, so things are very very diverse, and these are like different. So yes, we are a very populated country, we are a very dense country, and we have a whole set of challenges which are ecological, environmental challenges, social challenges and economic challenges. उन सबको साथ लेके, I mean, our challenges are also because we are a populous country, है ना? और land areas. I totally understand. I think मैं इस तरीके के जो maybe I think populous challenge को लेकर के हमेशा ही मुझे लगता है I always try to think and discuss with lot of people. So maybe I think एक बार मैं ऐसे ही maybe बाहर की कंट्री में किसी जो पॉलिसी लेवल पे काम करते हैं उनसे डिस्कशन कर रहा था, and then they are also associated with the academia there. तो मतलब एक जो कंपोनेंट है जो कि शायद हम अगले वाले जो हमारा जो लगता है कि पॉलिसी सपोर्ट या गवर्नमेंट सपोर्ट की भी बात करते हैं, उससे लिंक्ड भी है। फॉर एग्जांपल इन जनरल क्या एकेडमिया का रोल जो है वो बहुत सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, दैट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शनिंग इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। और ये भी है कि तो उनका मॉडल था, या मतलब आई थिंक दैट इज हाउ वी डिस्कस्ड कि जनरली अगर इस तरह की जो पर्क्स अगर हमें क्रिएट करनी है फॉर द मे बी सच मे बी आई थिंक अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स और द पर्टिकुलर एकेडमिया, तो उस तरह के केसेस में द एकेडमिया हैज़ टू वर्क वेरी क्लोजली एंड मे बी आई थिंक मोर वर्क फॉर द गवर्नमेंट। उसका रीज़न भी है कि अगर हम लोग उसकी जो समस्या है, स्टेट की जो समस्या है, अगर वो सॉल्व कर सकें, बिकॉज स्टेट ऑल्सो हैज स्टेट गवर्नमेंट बनाई से स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑल्सो द प्रोक्योरमेंट सिस्टम। दे प्रोक्योरमेंट सिस्टम जनरली उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करा देता है। कई बार क्या है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट बहुत ही विजिबल रहती है बट दे कांट और आर नॉट एबल टू प्रोक्योर द राइट मे बी एजेंसी। वहां पे एकेडमिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। So academia apparently can fill those gaps. उनके procurement में कोई challenge भी नहीं है, they can actually hire that institute so directly. और वो यहाँ इंडिया में बहुत visible नहीं है but बाहर बहुत visible है, और इसलिए शायद जो linkage है in terms of maybe think creating such fund which can support the institute and the maybe I think their associated students in getting more exposure, वो उस तरह के fund से link कर देते हैं या लिंक से कर देना चाहिए अभी। मतलब ऐसा नहीं कि वो अभी स्टैब्लिश मॉडल है, बट दैट इज हाउ द मॉडल वी वर डिस्कसिंग कि किस हिसाब से जो भी प्रोक्योरमेंट मॉडल है वो आसान हो जाए। स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी इश्यूज हैं दैट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड इमीडिएटली, बिकॉज द मे बी आई थिंक द बिगेस्ट प्रोफेशनल पूल दैट द इंस्टीट्यूट हैज इज देयर। एब्सोल्युटली। और उससे मे बी फैकल्टी का एक्सपोजर भी बढ़ेगा, उससे स्टूडेंट्स का एक्सपोजर भी बढ़ेगा, उसके जो प्रोक्योरमेंट साइकिल का जो लॉस है, क्योंकि कोई प्रोक्योरमेंट हो रही है, किसी को भी हायर करना है तो 3 से 6 महीने का समय ऐसे निकल जाता है। तब तक प्रॉब्लम का जो फेस है वो चेंज हो जाता है। तो एंड इन लॉट ऑफ वेज दिस मॉडल कैन बी अप्लाइड, नॉट जस्ट इन प्रोक्योरमेंट बट इवन इन आपको पब्लिक पॉलिसी के पहले और बाद में से इम्पैक्ट देखना है। ये बहुत सारी चीजों में ये पॉलिसी मतलब सरकार और एकेडमिया इफ दे वर्क इन क्लोज coordination and of course industry is also now being linked, so a lot can be done. अभी नहीं करती हैं ऐसा नहीं है, करती हैं लेकिन बहुत सिलेक्टिव है। हाँ सिलेक्टिव है। जैसे कि इवन फॉर द स्मार्ट सिटीज मिशन, तो जब कुणाल कपूर जी उसमें कुणाल कुमार जी हाँ डायरेक्टर,
So he's again IITian alumni, रुड़की के ही हैं. तो he was very open and passionate to bring academia and check see policy impact क्या हो रहा है. ये इतने सारे स्मार्ट सिटीजन भी कर लिए, ये प्रोजेक्ट कर लिए. तो थीमेटिक दे हैव, बिकॉज एकेडमिया का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है. अनलाइक द कंसल्टेंट्स वो कहेंगे कि अच्छा हम यस में करना, नो में. तो इट इज एक्सपेक्टेड कि एकेडमिया अगर कोई चीज को देख के आ रही है तो उसका न्यूट्रल रहेगा. जो है जैसा है वैसा है. कमी है तो भी लेके आएगा, जो अच्छी बात है वो भी लेके आएगा. तो प्रैक्टिशनर भी एकेडमी के साथ काम कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. सो उन्होंने बड़े अच्छे से सो दे अक्रॉस डिफरेंट थीमेटिक से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल्स या पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग, ये सबके across different themes, all IITs, IIMs, planning schools, architecture schools have been engaged and they have come up with such exciting results and research. So some of them are coming up. We also participated in the first round. We worked on 9 projects. Now we've done on 1 theme. तो बहुत अच्छा है. लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है. Say procurement model, say for example, or in any other, in so many ways, this pool of readily available HR professionals in the making and professionals already there, like faculty, they're already there. So I think this needs to be scaled up, and it's I hope some government bureaucrat is listening to. He or she listens and takes this up and forward and upskills this. And this model actually has a maybe I think very sustainable mechanism. Absolutely. और मतलब कोई भी नई असाइनमेंट है उसको सबसे पहले आप एकेडमिया से एटलीस्ट मे बी आई थिंक यू कैन डू द फिजिबिलिटी चेक. हाँ, बिल्कुल. उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. उससे एक तरीके की जो गिव एंड टेक सिचुएशन भी चलती रहेगी. जो फंड है, जो आप बता रही हैं कि फंड कम है क्योंकि उनको भी लगता है कि इसका रोल एकेडमिया का रोल इज ओनली टू लिमिटेड है. इसलिए शायद वो फंड बढ़ नहीं रहा है और उनको लगता है कि वो रोल जो है वो सिर्फ डिग्री देना ही है स्टूडेंट्स को, उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है. तो कहीं ना कहीं वो रोल एकेडमिया को भी अपनी एडवोकेसी करनी होगी और अपने आप को बताना होगा दैट यू आर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ डूइंग सच एक्टिविटीज. एंड इट हैज अ स्केलेबिलिटी आल्सो. आप इंडिया में देखिए कितने इंस्टीट्यूट्स हैं व्हिच आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड. एब्सोल्युटली. बट कई बार इंस्टीट्यूट्स के पास में सब साधन है. जैसे आपके अपने कॉलेज में देखिए या ये IITs में देखिए या IISc में देखिए, मतलब दे हैव अ लॉट ऑफ मे बी आई थिंक मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स व्हिच हैव बीन लाइंग अनयूज्ड. स्टेट ऑफ द मार्क है सब. हाँ, बहुत अच्छे हैं लेकिन उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ही नहीं है जितना होना चाहिए, जो हो सकता है. और प्राइवेट पीपल कैन नॉट एक्सेस जस्ट बिकॉज़ दे आर नॉट रिलेटेड. तो हमने दैट रिमाइंड्स मी, हमारी एक ना सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लैब है which is best of instruments, चाहे physicist आए या biology वाले आए या biochemistry वाले आए. I mean it is a very state of the art kind of a lab. और उसमें we allow scholars and even professionals coming from any other. They come very nominal rate. They come and they do. तो वो that opening up has to be required. Lab. लेकिन हमें लोकेशन का फायदा है ये ना, since you are sitting in Delhi, NCR, तो हमारा कवरेज बड़ा है. तो जिनको जरूरत होती है वो आके अपना कर लेते हैं. बट ऐसे हर रीजन में होने चाहिए. इस फैसिलिटी को यूज करना चाहिए. एंड ओपनिंग अप, इवन इंस्टीट्यूट शुड सेल इट मोर कि हमारे पास एक फैसिलिटी है, आप यूज कर सकते हो, करो. हाँ, मतलब मुझे लगता है कि सब चीजें पॉलिसी पर्सपेक्टिव से ओपन होनी चाहिए. यस. If at maybe जो भी वहाँ पे machines हैं, they are funded by the government. Yes. And if they are funded by the government, they are certainly for the public. Yes. They are for the public. तो उसको मतलब अंडर यूटिलाइज करने का तो लॉजिक ही नहीं है. बिल्कुल. तो मतलब बहुत बार ऐसा क्या है कि बहुत सारे जैसे फॉर एग्जांपल इसी डोमेन में जिसमें हम लोग काम करते हैं, डिजाइन में कह लीजिए या क्लाइमेट चेंज कह लीजिए, देयर आर लॉट ऑफ instances where we actually need lot of tools. अब वो tools इतने महंगे हैं कि शायद हमें लगता है कि we tend to develop either our own Excel based models और या कुछ maybe extrapolation और interpolation करके कुछ नया कुछ बनाने की कोशिश कर लेते हैं rather than actually getting to the tools. जबकि कितने सारे इंस्टीट्यूट्स में टूल्स अवेलेबल हैं. Yes, precisely. तो हमें लगता है कि इस तरह के कुछ मॉडल हमें प्रपोज करने चाहिए, बनाने चाहिए. इंटीग्रेशन
जो एक्चुअली है वो शायद थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे उसको हमें इंक्लूड करना चाहिए. कमिंग टू द पॉलिसी पर्सपेक्टिव, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए लगता है क्योंकि मतलब इतनी मैन पावर अवेलेबल है. वी फील दैट द डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हैज अ चैलेंज, but I always feel that it has a flip side also. Yes, it is a yes, strength also. तो and a younger lot. It's a young lot. population. It's not the dependent population. बिल्कुल. तो अगर इस तरह की पॉपुलेशन का हमें यूटिलाइजेशन करना है तो हमें लगता है कि हमें इंस्टीट्यूट से बेहतर कोई और जगह नहीं दिखती है. तो अगर हम पॉलिसी पर्सपेक्टिव से बात करें तो मतलब मे बी आई थिंक गिव अस सम एग्जांपल्स वेयर द इंस्टीट्यूट लाइक योर्स कैन वर्क closely in mitigating or maybe I think in providing some solutions which are need of the hour. जैसे climate change एक issue हो गया, urban planning एक दूसरा issue हो गया, integration of maybe in of one stream to another stream at the city level. Electrical infrastructure कुछ और बोलता है, civil infrastructure कुछ और बोलता है, तो इसको इंटीग्रेशन के लिए भी चाहिए. मॉनिटरिंग बहुत सारी चीजें हो रही हैं, उसकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग कुछ नहीं है. वो उसको कैसे मॉनिटर किया जाए. तो इस तरह की चैलेंजेस हैं जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बोल रहा हूँ. मुझे तो बहुत विजिबल चीजें हैं. एवरीबॉडी कॉमन सेंसिकल चीज है. कॉमन सेंसिकल है कि आपने कम रिसोर्सेज में आप बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हो. बिल्कुल है ना. इट्स लाइक ओवरकमिंग सम ऑफ द कंस्ट्रेंट्स एंड चैलेंजेस. तो मुझे लगता है कि एक टिपिकली एक डिजाइन स्कूल में वैसे भी जो मतलब अगर 30 की स्ट्रेंथ है या 50 की स्ट्रेंथ है, जो एक्चुअल आउटपुट प्रैक्टिस करने के लिए जाता है वो मुश्किल से 10% ही है. तो उसको सही एक्सपोजर पूरा दे देना. हाँ, एंड उसके दोनों फायदे भी होंगे. बिल्कुल करना चाहिए, मैं और इंटेंसली करना चाहिए. एंड शायद हम इन सम सेंस इफ वी ब्रिंग इट एज पार्ट ऑफ द पेडागोजी इटसेल्फ, तो शायद उसका अडॉप्शन और बढ़ेगा कि सर्टेन क्रेडिट्स ओनली फॉर विद सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी कि आपने ये किया है ना. एक्चुअल जैसे हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ज्यादा एक्सपोजर होगा तो आई कैन टेल यू दैट जो अभी शायद जो पूरी फैटर्निटी का जो इशू है, व्हेन अ फ्रेश ग्रेजुएट अर्न्स लिटिल लेस और मच लेस, रिलेटिवली वेरी लेस. यू सी, आई मीन दैट्स अ हार्श रियलिटी कि आर्किटेक्चर में आप ठीक है, हमारे यहाँ तो भर के आ जाते हैं बिकॉज वी जस्ट हैव 80 सीट्स एट द अंडरग्रेड लेवल, वी हैव मोर सीट्स एट द मास्टर्स लेवल. लेकिन इन मेनी ऑफ द कॉलेजेस यू आर फेसिंग डाउन साउथ, देखिए आर्किटेक्चर में नहीं दे रहे. वो इसीलिए है कि भाई वो हमें टाइम भी ज़्यादा लग रहा है और हमें स्टार्टिंग में कोई एलिमेंट्स रिलेटिवली सैलरीज कम है. तो वो बहुत अपने अच्छा कहा कि रिसेंटली we were sitting with, there were multiple deans and representatives and there was a delegation coming from US. And एक नया वो प्रोग्राम भी लॉन्च कर रहे थे. There was discussion on multiple things, but one discussion which I had personally, शायद मैं उससे इसलिए भी कनेक्ट कर पाई because I had that thing also in mind. But उसमें ये था कि he was trying to launch a new program called Future Cities. Now that was not meant purely for say planners or for urban regeneration specialists, no, or urban designers. ऐसा नहीं था. Architects, engineers, everybody. तो उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग करके कि what are the possible roles. अभी मार्केट में हमें ये टाइप के एग्जिस्टिंग में और फ्यूचर में इस तरह के रोल्स चाहिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए वो पूरा प्रोग्राम बनाया. तो आई थिंक इवन इन आर्किटेक्चर, पर्टिकुलरली इन आर्किटेक्चर जिस आप बात कर रहे हैं कि हम उनको वो एक्सपोजर नहीं दे पाते हैं कि आप सिर्फ डिजाइनिंग, कोड डिजाइनिंग इज नॉट द ओनली ऑप्शन विच यू कैन वर्क. देयर आर एन नंबर ऑफ रोल्स और इन सबके स्किल सेट्स आपको हैं दिए हुए. यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर, है ना. तो उसके अगर हम फ्लेवर्स भी at the formative years in architecture schools, if we are able to give them, I think they will have more confidence and not just think very narrowly कि हम तो बस यही हमारी दुनिया में ही खत्म हो जाना है ना. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे करंट में मैं देखता हूँ जैसे हीट वेव्स का इशू चल रहा है, या मे बी टेम्परेचर राइज का इशू चल रहा है. इट इज नॉट द ओनली आर्किटेक्चर इशू और डिजाइन इशू, इट इज एन इशू फॉर द ओवरऑल ह्यूमैनिटी. और वहाँ पे सबका इंटीग्रेशन है, चाहे वो हम लोग इलेक्ट्रिकल की बात करें, चाहे मैकेनिकल सिस्टम्स की बात करें, या फॉर एग्जांपल हम लोग कूलिंग को लेकर के इतना कंसर्न है. अक्रॉस द ग्लोब देयर आर लॉट ऑफ फंड्स अवेलेबल टू मे बी इनोवेट इन द लेस कूलिंग लोड.
Yes, या yes, पैसिव डिजाइन के पर्सपेक्टिव से। true. तो मतलब हमें लगता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं, अवेलेबल हैं, जिसके लिए लोग फंड करने के लिए तैयार हैं, इन सब चीज़ों के लिए मे बी गवर्नमेंट और द एकेडमिया शुड बेसिकली कोलैबोरेट, शुड लुक एट हाउ टू लुक एट द सिटी एज ए होल। कैसे हम कूलिंग लोड को हम ऑप्टिमाइज करने की बात कर सकते हैं, क्या हम कूल, मतलब आई कैन गिव यू एन एग्जांपल आल्सो दैट कम्स टू माय माइंड। हम लोग 5 क्लाइमेटिक जोन्स हैं यहाँ पे। अभी भी मतलब एनबीसी में भी देखिए, नेशनल बिल्डिंग कोड या इस तरह के उसमें मतलब कोई एक ऑप्टिमम रूम साइज डिजाइन का पोर्शन डिफाइन नहीं किया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर हम हिली एरिया में बात करें तो हमें 10 बाई 10 का रूम चाहिए, व्हाट इज द ऑप्टिमम साइज ऑफ द विंडो ताकि वेंटिलेशन हो सके। तो मतलब क्या है, सारी जगह पे एक टिपिकल फ्लोर टू विंडो रेशियो की बात कर रहे हैं, बट टिपिकली रूम का साइज क्या होना चाहिए वो नहीं दिया हुआ है। वो क्यों नहीं दिया हुआ है। तो ये सारी एक्सरसाइजेस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इनफैक्ट द लास्ट व्हाट वी डिड वाज SP41 जो अलग अलग फॉर्मेट में वो आता चला है, बट एंड दैट्स अ वे बैक। बहुत पुराना है, कोई बहुत नया पुराना है। तो अब उसके बाद से एक बहुत बड़ा गैप हो गया है ना। और उसमें मुझे लगता है, ये भी लगता है कि आई थिंक लैक ऑफ एफर्ट्स आल्सो फ्रॉम द एकेडमी। आप जो कह रहे हैं, मुझे लगता है हमें और प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। हमें डिमांड भी करना पड़ेगा, हमें सरकार से भी मांगना पड़ेगा। तो ये काम मुझे लगता है एकेडमिया, मतलब आई शुड एडमिट दैट इट्स माय मिस्टेक आल्सो फ्रॉम इफ आई रिप्रेजेंट एकेडमिया कि हमें कोई आके परोसेगा नहीं, आप ये कर दीजिए। बट इट हैज टू बी फ्रॉम ऑल साइड्स। We have to also make our case. We have to pitch in. We have to start such projects. That reminds me, one of my PhD scholar, उसने last year complete किया। तो उसका जैसे it was a very live project we had taken, live challenge से BIPV पे। तो how do we architectural integration of photovoltaic within buildings. So we pick up the case of commercial buildings, and very interestingly we found that for a certain size and volume and typology and only in certain locations, this makes with the current level of technology and efficiencies, this makes a case. अब इसके बाद हमको next level पे कोई मिल जाए तो हम इसको, हालांकि we have spoken with industries, we have spoken with subject experts, we have अपार्ट फ्रॉम ऑल द सिमुलेशन सब हमने किया हुआ है, डेवलपर सब कुछ किया और करके किया हुआ है। लेकिन अब उसके नेक्स्ट स्केल पे ले जाने के लिए अब वो PhD खत्म हो गई। अब अगर उसी को ही हम और थोड़ा सा पिच इन करें, हम इंडस्ट्रीज के पास जाएं, हम कुछ डेवलपर्स ऑफ दैट टाइपोलॉजी, हम उनका इंटरेस्ट इंटाइज करें, आई थिंक दैट कैन टेक द नेक्स्ट लेवल एज अ पायलट। एंड वी सी कि इंस्टेड ऑफ जस्ट पुटिंग एज अ स्टैंडर्ड ओन एलिमेंट, how best can we integrate within the envelope itself? ये भी चैलेंज मुझे लगता है कि मतलब जिसने इतना अच्छा काम किया थीसिस एंड PhD, मतलब हमें लगता है कि एक तो वो इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। यस, मतलब व्हाई द वर्क ऑफ समवन ऑफ लेट्स से 2-3 years, व्हाई इट इज नॉट अवेलेबल, which is maybe I think partially supported by the government itself. हाँ, तो ये शोध गंगा में तो रहता है, लेकिन शोध गंगा में कोई देख नहीं रहा है। अच्छा, तो इट इज देयर इन द पब्लिक डोमेन। नाम सुना शोध गंगा। शोध गंगा इज अ रिपोजिटरी। तो बड़ा मतलब अच्छा है। यस, सो इट्स अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, सो इट्स देयर इन द पब्लिक डोमेन, ऑल द PhDs। तो वन कैन सर्च एंड वन कैन फाइंड आउट। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, कॉमनर, एंड दिस इज अ कॉमनर, एंड दैट टू अ प्रोफेशनल, नॉट जस्ट अ कॉमनर, बट हु इज नॉट सो मच इनटू प्योर academic research, है ना? You are also a researcher, but not the pure kind of it. You are more into applied research, है ना? तो वो पता नहीं है हमें। एंड इसलिए एकेडमिया को भी ना, एकेडमिया तो अपनी तरफ से देख रही है कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, ये तो है पब्लिक डोमेन में। लेकिन एकेडमिया को अगली तरफ से सुनना भी तो पड़ेगा। आप जिनके लिए कर रहे हो, फॉर द सोसाइटी, फॉर द प्रोफेशनल्स, उन तक ये कम्युनिकेशन, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, नॉट इन द सेंस द वे वी अंडरस्टैंड दैट जो एक चैनल वाला मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, या एक सोशल मीडिया, बट हाउ डू वी कम्युनिकेट, ये भी एक ऐसा है कि हमको और होना चाहिए। मतलब देखिए, जब तक अगर वो एकेडमिक इंस्टीट्यूट इस लेवल पे आ जाएं दैट दे हैव द अपॉर्चुनिटी एंड दे शुड स्टार्ट
अट्रैक्टिंग द प्रैक्टिशनर्स। मतलब आप देखिए जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं वहाँ यही मॉडल है, हाँ यही प्रोसेस है। Sometimes they leave the practice and they join the institute. True. Just because they have a lot of freedom, they have maybe I think उनके mental exercise करने के लिए enough opportunities हैं और उनको किसी चीज की मतलब जो इंडिपेंडेंस चाहिए वो अवेलेबल है। यही चीज चाहिए अल्टीमेटली व्हेन यू earn the basic, what is required is to satisfy your mental ego, right? और वो अगर अवेलेबल है इंस्टीट्यूट के पास में तो वो क्यों ना जाए। तो वो इंटेलेक्चुअल उसके लिए भी उनको ना सेटिस्फैक्शन के लिए एंड गिविंग बैक टू द सोसाइटी दे गो एंड दे हैव अ लॉट ऑफ फ्रीडम। तो उनके यहाँ ये नहीं है इन मेनी ऑफ द आई एम सेइंग सक्सेसफुल मॉडल्स एल्सवेयर, तो वहां पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दे कैन एनी टाइम, लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर प्रैक्टिशनर्स हु आर fully involved in as a full stream main faculty। वो flexibility हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ तो अब और उसको बहुत वाटर टाइट किया जा रहा है कि इतने आवर्स आपको रहना ही रहना है, बायोमेट्रिक पंचिंग है। जबकि फॉर द इंटेलेक्चुअल्स आई मीन फॉर द एकेडमिक मॉडल ऐसा नहीं कि आप घर चले गए से 9 to 5 है तो आप 5 बजे जाने के बाद आप कुछ I mean, you have to prepare for the next day, you have to prepare for the next studio. Suddenly आपको रात में ध्यान आएगा सोते सोते कि अरे इसमें this is looking very monotonous, इसको कैसे और interesting, so आपकी पूरी रात गई, आप उसको बना रहे हैं, आप you are thinking, you are devising ways कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। तो it's not a pure 9 to 5 kind of a job which is now being made because of maybe XYZ reason, but it is increasingly being made कि biometrics होंगे, इतने बजे पंच करना है, इतने बजे जाना है। तो and that goes back to the question कि जहाँ पे practitioners want to come in pure academia and academia has become more lucrative, so they want to come back। और वो कभी भी एग्जिट भी कर सकते हैं, आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं। ऐसे कितने सारे हमने हमारी फ्रेटर्निटी में कितने सारे लोग ऐसे देखे हुए, वेरी नोन पीपल who have reached this stage because of this flexible model itself, है ना? हाँ, बट मुझे लगता है कि वो स्टेज जो है वो पहले आनी चाहिए, जब लोग रिटायर हो जाए फिर जाए वो नहीं चाहिए। मतलब पीपल हु आर एट देयर पीक, दे कैन स्विच। एब्सोल्युटली। तो अदरवाइज मतलब वो फिर वो मतलब अब जब आपका वहां पे खत्म हो गया फिर आपने उसको एज ए आई थिंक कि आपको can we write a white I think let us propose a white paper, let's send to the Ministry of Education, maybe करना चाहिए। let's do, they're quite open। जैसे उन्होंने say at one point of time ब्यूरोक्रेसी में उन्होंने जैसे लेटरल एंट्री ओपन की थी, तो हो सकता है, you never know, let's do something। तो कोई स्पेसिफिक एक तो पॉलिसी वाला कोई बताइए जो आप कर रहे हैं जिसमें कि you feel that it can transform the maybe I think the overall scenario or it has a potential to transform the scenario, चाहे वो सिटी लेवल पे हो, ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसको एक छोटी सी रिसर्च है, मतलब इट्स अ वेरी टाइम बाउंड थिंग, आई डोंट नो हाउ इट विल व्हाट इज द नेक्स्ट वे, बिकॉज इट्स जस्ट अभी हमने ड्राफ्ट ही सबमिट किया हुआ है फॉर केरला, दैट्स कॉल्ड अप्रोच टू एनर्जी एफिशिएंट एंड रिजिलिएंट हाउसिंग। एनर्जी एफिशिएंट एंड रिजिलिएंट हाउसिंग। Okay. तो क्या होता है ना कि हम एफिशिएंसी को एक स्टैंड अलोन ले लें और ज्यादातर फोकस जो भी हो रहा है, आई मीन यस ECBC has done a good job, हाउसिंग सेक्टर में मतलब आर ECBC is also there, but take up is not there। तो एक तरीका तो ये है कि हम बिल्डिंग बायलॉज में डाल दें, सबसे अच्छा तो वो हो जाएगा। although that will also cater only to the market which is formalized, which goes to the municipality and the local bodies for approval, है ना? Informal में जो on their own कर रहे हैं वहाँ पे फिर भी that will remain a challenge। So for that sector you have to make it more attractive। जैसे फिल्म स्टार हैं, आपको किसी को सरकार को थोड़ी ना बोलना पड़ता है कि आप शाहरुख खान की फिल्म देखने जाओ, आप कोई भी नया फिल्म स्टार ले, रणवीर कपूर, व्हाटएवर जो भी है, मुझे याद भी नहीं रहते, तो आप उनकी देखने जाओ ना। इट्स देयर इज से, और या फॉर इंस्टेंस आजकल साउथ इंडियन फिल्म्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर दीस डेज, है ना? तो कोई कहने नहीं जा रहा, दीज आर द इकोनॉमिक्स, अ सेक्टर इज रीडिंग द चेंजिंग टेस्ट ऑफ कम्युनिटी एंड दे आर रिस्पॉन्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्टिकुलरली फॉर बिल्डिंग सेक्टर विच इज अ लार्ज बिल्ट एनवायरमेंट, बिल्डिंग सेक्टर क्या, मैं पूरी बिल्ट एनवायरमेंट की बात कर रही हूँ, वी हैव टू वर्क ऑन मल्टीपल वेज
academia has a role and we also have to make it very more attractive. तो policy side से जहाँ पे हम bylaws में सीधे integrate कर सकें, जो हमने piecemeal matter में कुछ even as part of TERI we had attempted as part of the ACCR and we did attempt partly. बट अभी हम केरला वाले में भी ट्राइंग कि इससे हम करें कि ये EPIs आ रहे हैं, ये ऐसा आ रहा है, ये चेंजिंग ट्रेंड है और हमें बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला है फ्रॉम पीपल. तो वहाँ क्या हो रहा है इन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस विच वाज वेरी पैसिवली वेरी गुड, पैसिव डिजाइन पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा था. तो इट रिस्पॉन्डेड टू हीट, इट रिस्पॉन्डेड टू ह्यूमिडिटी, मटेरियल्स लोकल होते थे, सब था. अब क्या हो रहा है कि हमने सब कॉन्क्रीटाइजेशन है या कोई स्कीम्स में प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए सेंट्रल स्कीम्स है तो हमने कंक्रीट ब्लॉक्स यूज कर दिए. अब वो क्या हो रहा है कि वो हीट बहुत आ रही है तो उनको एसी भी लगाना पड़ रहा है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स बढ़ रहे हैं. अब लोगों को ये सो दैट ट्रांजिटरी, सो मिक्स फीडबैक भी हमें मिला कि सम ऑफ देम आर नाउ गोइंग बैक टू ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस. तो उसमें कुछ अच्छा ट्रेंड भी निकल के आ रहे हैं कि तो अगर हम केस स्पेसिफिक, नॉट जस्ट ब्रॉड क्लाइमेट वाइज, जैसे हम 5 ही क्लाइमेट जोन मांगते हैं, लेकिन इवन यू नो विद इन 1 क्लाइमेट जोन देयर सो मेनी वेरिएशंस. तो अगर हम लोकलाइज भी ये एटलीस्ट द मिनिमम थिंग्स हम डाल दें रेगुलेशन में, दैट्स द इजीएस्ट वे एटलीस्ट एज अ बिगिनिंग, कि आपका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा हो सकता है कंपेयर टू 1 बिल्डिंग एट अ टाइम. And different pathways for the informal sector, which is not coming through the other channel for the formal route. उनके लिए I think we need to have more innovative communication strategies in terms of not preachy thing. लेकिन आपको, I mean, if you preach, nobody is going to follow you. Correct. You have to make it very attractive, like business. I mean, business case जिसका बन रहा हो, and they're very quick. मतलब आप जो डिप्राइव्ड सेक्शन है उसके कॉमन सेंस को कभी वो मत करिए. मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे दिल्ली में ही आप देखिए छोटे छोटे जो स्क्वाटर सेटलमेंट है या स्लम्स है, किस पीस ऑफ लैंड पे डेवलप हुए हैं, पूरा इकोनॉमिक, मतलब आप सेंस देख लीजिए, किसी ने आके बताया नहीं है कहाँ करना है ना, कहाँ पे आपको इश्यूज कम आएंगे और आपको एक्सेस भी चाहिए, आपको सर्विसेज जो फॉर्मल नहीं है लेकिन आपको वो भी चाहिए और आपको अपने वर्क लोकेशन से भी पास होना है. Now that site selection itself, I don't think so anybody has taught us in our architecture days, है ना. तो उसके लिए एक अलग रूट maybe उनके मतलब I think taking the power of star powers through movies and some interesting movies there where green and sustainability and whatever some of the more rational approaches we want to popularize. The storytelling becomes more attractive so that it gels with the market forces and then नहीं, वो तो है. मुझे लगता है कि कोई भी नई चीज है जैसे क्लाइमेट चेंज या डिजाइन स्पेसिफिक, मतलब मुझे लगता है कि या तो हमारी कंट्री में अगर वो पॉलिटिशियन ही बोलने लग जाएं और या तो फिर एंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिशियन, दीज आर द टू, दो लोग अगर बोलने लग जाएं तो अपने आप सब लोग सब कुछ सीख जाएंगे. तो वो तो मतलब आई टोटली एग्री विद यू. Second, एक और point है जो I think I raised it earlier with respect to the when we develop the policy, but ज़्यादातर केसेस में उनका enforcement up to the mark नहीं रहता है. और उस वाले केस में जो monitoring component है, मतलब performance monitoring की बात कर रहा हूँ, I think that is also a role where the academia should look at. For example, I'll give an example. जैसे अभी I think 1-2 दिन पहले I think I just noticed हमारे यहाँ पे डॉक्टर हरीश त्रिपाठी, ही इज अ वेरी renowned architect. He did his PhD from our. अच्छा, so he is a very renowned architect and he post maybe I think his maybe I think observation. तो उसमें उन्होंने लिखा है कि एक कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है which is very न्यूली बिल्ट और अच्छा हॉस्पिटल है, और वहाँ पे जो MCD ने अप्रूवल कर दिया विद द स्टैक पार्किंग में बेसमेंट्स में, तो उसमें मैकेनिकल पार्किंग है और उस तरह से उसने अप्रूवल करा लिया. और अल्टीमेटली ऑल द मैकेनिकल स्टैक पार्किंग इन टर्म्स ऑफ टू वो सब सिंगल पार्किंग की तरह ही बस यूज हो रहे हैं, बिकॉज कोई सिस्टम है ही नहीं, फंक्शनिंग सिस्टम नहीं है. तो अगर कल को देखा जाए तो उसका जो चैलेंज है इन टर्म्स ऑफ
not able to provide enough parking for such a huge hospital, वो चैलेंज मतलब विजिबली अवेलेबल है, फिर वो क्यों नहीं एमसीडी या इस तरह के जो भी इवन जो हॉस्पिटल की अथॉरिटीज हैं, why are they not because they able don't to know pick किससे it? करवाना है, ये उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है, because it is not pinching them in terms of economic. That may be a challenge for certain sections, but otherwise it is in terms of economy. What hits us most is if it pinches me, है ना, financially. उनका ये पॉइंट था कि अगर वो अप्रूवल किया तो उसको चेक भी तो करो. हाँ, तो नाउ तो उसके पीछे हम आते हैं क्या, सारी these approval authorities, AMCD, do they have enough manpower and whether that manpower is trained enough to take this task, है ना, understanding. वही अब वहाँ पे ये भी है कि हमारे पास ज्यादा मैन पावर है और फिर कोई बोलता है कि हमारे पास इनफ मैन पावर नहीं है. दो चीज मैंने कहा है, और वो जो है वो ट्रेंड है, स्किल्ड इन दिस सेंस. तो यहाँ पे ये गैप हमेशा रहेगा. नाउ ट्रेडिशनली जो मॉडल, अगर आप बाहर कभी इतने सारे अपने एग्जाम्पल लिए, यहाँ पे एकेडमिया का रोल आप पिच इन कर ले लोकल इंस्टीट्यूट से, है ना, एटलीस्ट आप प्रायोरिटाइज कर लिए टू बिगिन विद कि हम ये से हॉस्पिटल्स को आपने या पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो नए बने हैं उनकी हम पोस्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन करेंगे. आप इवन एक रिकॉग्निशन भी दे दिए ना, एक सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो भी करने के लिए तैयार है. एकेडमिया उनको सैलरी थोड़ी ना चाहिए और बच्चों को एक्सपोजर चाहिए, वो करेंगे. और मतलब उसी चीज को जो वर्क वो कर रहे हैं, एब्सोल्युटली वो उसी करेंगे. वर्क को बाद में किसी फॉर्म में, स्कॉलरशिप के फॉर्म में कर दें, फंड के फॉर्म में कर दें. इट विल बी वेरी जस्ट अ टोकन, पैट ऑन द बैक विल बी गुड इनफ. या वो कहेंगे हम सर्टिफिकेट अनाउंस भी कर दें, दैट्स अ लाइक huge incentive for academia. They don't need, many of the public funded institutions don't need that financial incentive per se कि हमें आप फीस दें, सैलरी दें, फर्दर इंसेंटिव दें, तभी हम काम करेंगे. तो बहुत सारे academic institutions will be more than willing to, but I think then who will bell the cat? Question comes कि सरकार तक ये बात कौन लेके जाएगा, या सरकार खुद से लाएगी, और कैसे होगा. तो ये वाला सवाल है, क्योंकि हमारे किसी भी, आप देखिए ना, किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बिल्डिंग सेक्टर तो कहीं फिगर भी नहीं करता, कहीं आता भी नहीं है कि हमें साफ पानी, साफ हवा चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें ये चाहिए. सो इट इज, देखो वो इसलिए नहीं आता क्योंकि अभी तक बेसिक जो इवन पानी, चाहे वो साफ हो गंदा, वो तो पहुंच जाए. अभी तो वही उसी लेवल पे है, मगर वो मैनिफेस्टो में नहीं है ना. तो हमारे यहाँ आज भी अनफॉर्चुनेटली अगर हम इलेक्शन लड़े और हारे जाते हैं, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, ये सारी डिवाइड्स पे, इट्स नॉट ऑन द डेवलपमेंट पर से. हाँ बिल्कुल, आई टोटली एग्री. इवन वन ऑफ द पॉइंट्स दैट one of the not intern, but I think someone who came from Germany, he raised कि one of the pain points that she has faced, क्योंकि उसने दिल्ली से और फिर केरला तक उसने ट्रैवल किया है, और maybe as a tourist, and then she also mentioned that one of the pain points कि मतलब जो टैप वाटर है, which is not the safe drinking water, जबकि वहाँ पे वो अवेलेबल है. Yes. और हमारे यहाँ पे शायद वो 30 साल पहले था, 50 साल पहले था, बिल्कुल. और वो 30 साल में हमने इतना डेवलपमेंट कर लिया है कि जो हमारा जो बेसिक नीड है उसको हमने मतलब कंटामिनेट बना दिया. ट्रू. एक और चीज है जिसपे मुझे लगता है एकेडमिया इज ऑल्सो नॉट डूइंग इनफ, या सब तरफ से काम हो रहा है, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, which perturbs me a lot, because my PhD topic was related to solid waste management. और मैंने डंप यार्ड से लेके, मतलब मैं हर जगह मैंने मतलब कूड़े को समझाया हर तरह से, कोशिश की समझने की, and the market economics in the entire chain which works in the informal sector. तो currently जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया is situated in Okhla, and we have the largest capacities in terms of treatment plants are all coming, 600 plus metric tons is coming up. I mean in phases. पहले था एक प्लांट ऑलरेडी चल रहा था, दूसरा प्लांट में पार्टली चल रहा था, और बड़ी कैपेसिटीज both in terms of managing liquid waste and solid waste has come up. आपने देखा होगा कि मतलब एक हमारा कंजम्पशन स्टाइल पे कोई नहीं कमेंट कर रहा है. एक एनवायरनमेंट डे आएगा, हमने 2-4
पौधे लगा दिए, ज्यादा लगा दिए, एक बहुत अच्छा सा फ्लैशी सा इवेंट हो गया, सब हो गया है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन लेवल्स इंक्लूडिंग एकेडमिया. बट इंक्रीजिंगली मैंने देखा है, which is I have been struggling, my own students, I tell them no, don't use plastics, and I keep, मतलब वो छोटी से बड़ी बॉटल, वो सेंस क्यों नहीं आ रहा है, हम उनको बता रहे हैं. तो मैं डराने की भी कोशिश करती हूँ कि देखो ये तुम्हारी फूड चेन में घुस चुका है, इट्स नाउ इन योर ब्रेन, इट्स नाउ इम्पैक्टिंग यू, इट्स नाउ इम्पैक्टिंग योर लंग्स. तो हमारे कंजम्पशन लाइफस्टाइल्स, अब सिंगल यूज प्लास्टिक बैन है फॉर दैट मैटर, बट यू सी एवरीवेयर यू विल फाइंड, एंड वी आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग, है ना. इट्स कन्वीनियंस के कारण, यस, कन्वीनियंस के कारण. तो है, ऐसा भी नहीं है कि लोग नहीं करते हैं, लोग जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन इसको हमें और पॉपुलराइज करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज वी आर इन बिग ट्रबल. सो प्लास्टिक इज वन बिग मेनेस व्हिच इज देयर एंड व्हिच हैज अ कनेक्शन विद व्हाट यू वर सेइंग. पानी ही नहीं साफ आ रहा है, तो पानी में और पानी से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये जो हमारा प्रदूषण, जो हमारे कंजम्पशन लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा योगदान है, दैट्स देयर. तो हम कितने भी बड़े बड़े प्लांट बनाते जाएं, बट एंड उसका हेल्थ इम्प्लीकेशन आप समझ रहे हैं. आप, ऐसा नहीं है कि जो वो ट्रीटमेंट प्लांट है, जो जहां भी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स लगे हैं या इंसिनरेटर्स लगे हैं, ये आंकड़े दिखाए नहीं जाएंगे, ना किसी थर्ड एजेंसी को मॉनिटर करने दिया जाएगा. हम सिर्फ वहां पे जहां पे बर्न हो रहा है और हमें बदबू आ रही है तो हम नाक बंद कर लेंगे, हम दूर से निकल जाएंगे. लेकिन जहां पे जो which is odorless pollution, which is far more dangerous, like furans are burned, you know, coming from plastics, that is straight away carcinogenic. Yes, I agree. And such plant areas have a huge water airshed area, maybe 10 kilometers, 12 kilometers. तो सब उसका हिस्सा है, लेकिन क्योंकि वो दिख नहीं रहा है और उसका जो नुकसान हमारी पब्लिक हेल्थ पे वो धीरे धीरे करके पड़ रहा है, तो हमारी वो प्रायोरिटी नहीं है ना. इसके लिए आई मीन दैट इज समथिंग, इट्स सच अ बिग प्रॉब्लम. इट इज एंटर्ड आवर फूड साइकिल, इट हैज एंटर्ड आवर वाटर साइकिल, इट हैज एंटर्ड आवर बॉडीज, एंड वी आर डूइंग नथिंग मतलब नथिंग. हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ लिप सर्विस है. तो we don't even feel, I say, not for the sake of environment you do it. Do it for yourself. If you love yourself, if you love your kids, just do it now. Yourself, yeah. Now. Yeah. I totally agree. Maybe I think one last question, a couple of maybe I think question that comes to my mind. You also have mentioned maybe I think caste and religion. You have studied in AMU. B.Arch मैंने वैसे किया जी. And then you move to Roorkee. Yes. इन दोनों ही केसेस में जो डेमोग्राफी जो पढ़ने आती है, उसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटी का जो कास्ट वर्सेस डिफरेंस है. इन जनरल जो लोग हैं वो मतलब पीयर से बहुत सीखते हैं. वी गेट टू लर्न द मैक्स मे बी आई थिंक फ्रॉम द स्टूडेंट्स आर सेल्फ अराउंड. तो उसका कुछ डिफरेंस आपको लगता है कि मतलब वहाँ पे मेजॉरिटी एक अलग कास्ट की है वर्सेस द मेजॉरिटी इन योर मास्टर्स इन लाइक कास्ट की है? डू यू फील और डू यू सी द जस्ट नो डिफरेंस? आई थिंक उस स्टेज पे तो कभी हमें ये फर्क नजर ही नहीं आया. वी वर सो, मैं क्वेश्चन क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ, क्योंकि जनरली क्या है कि वो क्वेश्चन इसलिए रेलेवेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन इतना मतलब सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है. ये तो आज के दौर में बना है, पहले नहीं था. पहले मतलब अभी हो सकता है बना हो, बट वो क्या वो इंस्टीट्यूट्स के का भी हिस्सा है क्या? दैट इज द ओनली रीजन? नहीं, देखिए जो व्हेन आई लुक बैक, और इनफैक्ट मैं अगर रिकॉल करूं कि फ्रॉम AMU टू IIT रुड़की, आई नेवर फेल्ट द डिफरेंस कि मतलब दिस वाज नेवर, बिकॉज even in my own families as part of the growing up, we were celebrating all festivals, say for example. तो हमें ये फर्क नहीं, मतलब this was never a part, it was a part and parcel of our Indian, so-called Indian culture, है ना, कि हम सब दुख भी साथ मनाएंगे, खुशी भी साथ मनाएंगे, festivals भी सब मनाएंगे. We eagerly waited for Diwali, we eagerly waited for Holi, और वो हुड़दंग मचेगा और सब कुछ होगा, सब हम करते थे. अब I don't know why this has come up. So coming back to the question on
my thoughts on when I entered Aligarh Muslim University. तो even AMU की starting से it was never made with an intent कि सिर्फ वो minority के लिए होगी. In fact उसके formative years में भी बहुत सारे from the other communities, from majority communities have participated and they have built up that. It was very open. The only difference was कि उस समय, because of the 1857 thing, it was clearly realized that this community is very, very lackadaisical in education. So it has to, this community needs support for education. That was the only difference. But क्योंकि philosophy में right from the beginning it was never there कि there has to be a bias for any other, या हम नहीं देंगे admission, नहीं करना, ये नहीं करना. इसलिए I think since it was never in the ethos, I never experienced it anywhere कि वो difference आ रहा हो. हाँ, मतलब मुझे भी नहीं लगता, कभी लगा नहीं, मतलब मुझे कभी लगा नहीं, मतलब मुझे लगता है कि सब ना हो, नहीं लगा, और वो इंस्टीट्यूट लेवल पर तो मुझे नहीं दिखता है. बट आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है कि ये इसको है ना, हमें एट द सोसाइटी लेवल वी हैव टू कंजर्व इट. वी वर मतलब वो जो कहता है ना कि गंगा जमुनी तहजीब, उसको हमें प्रिजर्व और कंजर्व करना है. मतलब मुझे लगता है कि अगर इस चीज को अगर हमें हटाना है तो शायद हमें उस तालीम का हिस्सा बनाना पड़ेगा, है ना, कि कहीं ना कहीं वो चीज जो है सोसाइटी में जब लोग बच्चे निकलते हैं तो वो उस चीज को साथ में लेकर के इम्ब्रेस करके निकले कि हाँ, मतलब सबको साथ रहना है. दैट इज हाउ द कम्युनिटी एज ए होल, द सोसाइटी एज ए होल वुड ग्रो. राइट. अगर जैसे ही अलग होंगे तो शायद जो ग्रोथ है वो, अरे आप अपने फैमिली में देख लीजिएगा, फैमिली के अंदर 6 लोग हैं, जॉइंट फैमिली में अगर आप हिस्सा हैं और उसमें कहीं रिफ्ट होती है तो आपको क्या लगता है कि किसी भी एवरीबडी इज इम्पैक्टेड ना, है ना. तो जबकि वो तो इट्स जस्ट अ स्मॉल यूनिट ऑफ द सोसाइटल स्ट्रक्चर. तो अगर हम at such a large scale we can't progress if we keep divided, if we keep. Diversity is good. Diversity has always been there. Diversity is there in nature. Diversity is there in our food choices. Diversity is there in the way we dress. Diversity is there in the climate. Diversity is everywhere. Accept and embrace diversity. बिल्कुल, है ना. ऐसे ही सोसाइटी पहले भी ऐसी थी, मुझे लगता है कि ऐसी हमेशा से ऐसी थी. मतलब हमने इतना अच्छा as हिंदुस्तानी we have assimilated so many cultures. वो एसिमिलेशन की वजह से ही तो उर्दू जबान यहाँ से नर्चर हुई ना. एसिमिलेशन नहीं होता, जो शेर शायरी के शौकीन है उनको लगे, मतलब इट हैज इवॉल्व्ड जस्ट बिकॉज ऑफ द एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ वी एज इंडियंस. वी वर ऑलवेज वेरी डाइवर्स. तो उसको तो हमें बना के रखना चाहिए. एंड आई थिंक इंस्टीट्यूशंस हैव टू प्ले अ वेरी, दे हैव टू सेफगार्ड दैट कि वो बना रहे. एग्जैक्टली, बना रहे. मान चलता हूँ शायद एकेडमिया का रोल ये भी है कि कहीं ना कहीं हम इस चीज को ये ना सोचे कि शायद एकेडमिया का रोल ये नहीं है. नहीं, एकेडमिया का रोल बहुत बड़ा रोल है. वेरी नाइस, वेरी ट्रू. लास्ट क्वेश्चन, मे बी आई थिंक नॉट क्वेश्चन बट मे बी आई थिंक व्हाट इज maybe sort of a good message for the maybe fresh graduates who are coming to the industry. How should they build their skills, not the skill which is technical but the overall skill? I think एक तो perseverance and hard work. Nothing is, they should not go for shortcuts. And at least now we are living in an era where lot of information is already available. So you have to be smart as to these are the possible kind of job roles and this is the necessary skill set. Even if I'm not proficient, I'm not being trained, they can build it up. But shortcut avoid करें. Hard work का कोई shortcut अभी भी नहीं है, आज की तारीख में भी नहीं है. So that is something which I would say. And also above all they should be first good humans, compassionate humans. They should be more empathizing with everybody. तो वो उनको वो drive and to do something for the betterment of the society while keeping their paying their bills also is important. तो वो साथ साथ जाएगी तो they'll also enjoy their professional journey. They'll enjoy the hard work. They'll enjoy the because starting stage of career में you're spending many hours, you're clueless, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, हालांकि बाद में भी करनी पड़ती है.
But so perseverance, hard work, and upskilling them, utilizing many of these new IT platforms, and so much is there available freely in public domain. They can use that. Or साथ because as build professionals, your profession is something which is directly related to users. Be open, be observant, learn from the society also. किताब से ज़्यादा, किताब तो चाहिए fundamentals के लिए, but keep questioning, be observant, be society, what works, what doesn't work. Be inquisitive. Yes, be inquisitive. बहुत बहुत धन्यवाद हिना. I think तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं. Being a great guest to our GT Log podcast. Thank you so much. Completely my delight. Thank you so much. I loved interacting with you, and I hope that there is some good takeaway for the audience. Absolutely. I think that discussion has been so interactive, and thank you so much for being such a great sport. Thank you.